गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और देखो बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ एक नया प्रयोग है, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय हित, शक्ति का संघर्ष, सत्ता का संघर्ष, जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पावर स्ट्रगल। लेकिन अब दुनिया में देखो, अब अगर सब शक्ति के लिए ही मारामारी करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर दुनिया में सब शक्ति की मारामारी ही करेंगे तो जरा सोच के देखो। अभी तक तो हमने यही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हितों का खेल है, हितों का संघर्ष है। प्रत्येक राज्य अपने हित पूरा करना चाहता है, दूसरे को पीछे करना चाहता है। अब जरा सोच के देख लो, अगर ऐसे ही दुनिया मारामारी मस्ती रही तो आज की दुनिया में परमाणु बम है। इसे अगर रसिया सोचे कि हम यूक्रेन को हड़प लें, फिर उसके बाद रसिया अगर सोच रहा है कि यूक्रेन को हड़प ले, उसके बाद चाइना सोच रहा है ताइवान को हड़प ले, और कल यही सोच ले कि इंडिया किसी छोटे देश को हड़प ले, तो दुनिया में तो फिर दोस्तों अराजकता मच जाएगी। यही दुनिया के चलाने के सिद्धांत के दो तरीके हैं। एक तो है कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट। दुनिया को चलाने का पहला तरीका है माइट इज राइट, जिसके हाथ में लाठी उसी के हाथ में भैंस। लेकिन बच्चों, दूसरा तरीका है कि जिसके हाथ में लाठी होगी तो हो सकता है आज कोई और पावरफुल हो, कल कोई और पावरफुल हो जाए, तो फिर तो लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, आज की दुनिया में जिस तरीके से परमाणु बम के ज़माने में हम हैं, तो सच मानो दोस्तों, संघर्ष सभी का अंतिम विनाश कर देगा। अब आप कहोगे बच्चों कि आप आज मैं इथिकल हो रहा हूँ, नैतिक हो रहा हूँ, तो देखो हकीकत की बात है। देखो, मानवता का संचालन तो नैतिकता से होना चाहिए। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है, कई बार बच्चे जिम हम जाते हैं, जिम गए, एक्सरसाइज कर लिए, सिक्स पैक वगैरह बना लिया। आजकल बच्चे सिक्स पैक बनाते हैं, लेकिन बच्चों याद रखना, सिक्स पैक बनाने के लिए हम पैदा नहीं हुए। मानवता की मूल शक्ति बाहुबल में नहीं है, मानवता की मूल शक्ति शरीर बनाने में नहीं है। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर हमारी मूल शक्ति शरीर बनाने में होती, बाहुबल में होती, सारे जानवर मानव से शक्तिशाली हैं। हाथी, टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, वेल। इसलिए बच्चों, मानव का मतलब ये नहीं है कि लड़ना, ये तो पशु की विशेषता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। लड़ना पशु की विशेषता है, मानव की नहीं। और कई बार तो पशु बिला वजह लड़ते रहते हैं। कई बार देखो, एक डॉगी दूसरे डॉगी को अपने मोहल्ले में नहीं आने देता, पता नहीं जमीन की रजिस्ट्री करा रखी है, क्या उसको प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों, अगर दुनिया में लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब है मानवता के विकास में अभी भी कोई खामी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस दिन मानवता का सर्वोच्च विकास हो जाएगा, उस दिन लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। तो लड़ाई होने के मूल कारण क्या है? मानवता के विकास में खामी है। और हमें मानवता का विकास कैसे करना है, शांति कैसे स्थापित करनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्योंकि बच्चों, आप देखो, अब कैसे कैसे हम मानवता का विकास कैसे 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 ऐतिहासिक झंझातों से हुआ। इसलिए पहले वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया ने सोचा क्यों न कैसे संगठन बनाए जाए जो मानवता की शांति की स्थापना कर सके। तो राष्ट्रीय लीग बना। और ये हम आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बार बार वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, ये सब हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा या जो नहीं बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो ऐसा लगा कि यूरोप पूरा जल गया। यही कहा जाता है कि यूरोप के हर तीसरे घर से एक शव निकला, और पूरा यूरोप इस बात पे स्तब्ध हो गया कि हमने लड़ाई किस बात के लिए की थी। भाई, वही लड़ाई हुई थी पोप के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, यानी प्रकृति के खिलाफ। और जब एक बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, मानवता का विकास हो गया, दोस्तों 21वीं शताब्दी में आज व्हाट्सएप की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। जरा सोच के देखो, बैलगाड़ी से लेकर चिप तक का विकास मानवता की तरह जबरदस्त विकास है। तो बैलगाड़ी से लेकर चिप तक जितनी मटेरियल डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन खास बात है, एक ही चीज़ नहीं हो पा रहा है, वो मॉरल डेवलपमेंट। और सच मानो, मानव होने का मतलब है मॉरल डेवलपमेंट। आज 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 बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप कहते चक्कू रखना चाहिए, अभी तो आपको बंदूक रखना चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा था, क्योंकि उस समय टॉपिक अलग थे। आप कहोगे सर पता नहीं, आप एक बार कुछ और कहोगे, इधर कुछ और बदल जाओगे। तो मामला बदलने का नहीं है बच्चों, मामला है अगर आप नैतिकता से नहीं चलेंगे। और दुनिया में खास तौर पे आजकल बहुत जाहिल लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि शांति से रहना कायरता है। कई बार लोगों ने गांधी जी को भी कह दिया था ये तो शांतिवादी है। मेरे दोस्तों, शांति, क्षमा, यही मानवता का सबसे उच्चतम गुण है। और आज के दौर में लड़ने का विकल्प ही सीमित है, क्योंकि लड़ोगे नहीं। आज के डेट में वार हो जाएगा तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, समूची मानवता बर्बाद होगी। आज के डेट में अगर वार हो गया तो सब इकट्ठे मारे जाएंगे, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। इसलिए बच्चों, हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम मानवता को शांति का संदेश दे सके। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसलिए आप देखोगे एथिक्स फोर्थ पेपर में पढ़ना, अगर आपने एथिक्स पढ़ा होगा फोर्थ पेपर में,
उसमें लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नैतिक मुद्दे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नैतिक मुद्दे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार, पर्यावरण का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा। इसलिए बच्चों शांति, आज इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार जब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जाता है तो वहाँ आजकल पीस स्टडी सेंटर अलग अलग खोले गए हैं, शांति अध्ययन केंद्र अलग खोला गया है। क्योंकि लड़ने की सीमा है। और दोस्तों लड़ मर के आप जरा सोच के देखो, रोज ही व्हाट्सएप पे बच्चे नया अपना स्टेटस बना रहे हैं, नया डीपी लगा रहे हैं, रोज ही पाउप ले रहे हैं, मुंह बना के अपना फोटो खींच रहे हैं। और क्या हम मर मार के खत्म हो जाएंगे ऐसे? ये सच मानो, हमें वैसी फिल्में बड़ी बेकार लगती हैं जहाँ हीरो हीरोइन लास्ट में दोनों मर जाए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैसा ले लिया जेब से, सिनेमा का टिकट तो लिया ही था। इसलिए दोस्तों हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मानवता में शांति, सहयोग, यही तो मानवता गुण है। तो आप देखो जंगल में देखो तो लड़ ही तो रहे आपस में। और आज तो 21वीं शताब्दी है। इसीलिए कभी किसी पत्रकार ने कहा था कि आने वाले समय में अगर कोई वर्ल्ड वार होता तो मैं इसको लाइव टेलीकास्ट करता, मैं काश उसे टेलीविजन पे देखता। बच्चे याद रखो, अगर वर्ल्ड वार हो गया तो ना टेलीविजन रहेगा, ना कोई देखने वाला रहेगा, ना उसे कोई प्रसारित करने वाले रहेगा, सब लोग मारे जाएंगे। इसलिए भाई हमारे पास विवेक है, हम तो कम से कम कोई उपाय तो है हमारे पास। इसे उपाय क्या है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ। उपाय क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? पहला, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे तमाम राष्ट्र राज्य इकट्ठे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे तमाम राष्ट्र राज्य आपस में सहयोग कर रहे हैं। और अगर यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अगर ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्वाभाविक रूप में इसका मूल काम क्या है? राज्यों के बीच सहयोग। इसका मूल काम क्या है? राज्यों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन एमॉन्ग द स्टेट। इसका मूल काम क्या है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो काम क्या है इसका? राज्यों के बीच कोऑपरेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। यानी बच्चों देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ये नहीं कहता कि हम दुनिया में झगड़ों को ही खत्म कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का दावा ये नहीं है कि वो विवाद को ही खत्म कर देगा। उसका दावा क्या है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य क्या है? कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इसका मतलब है कि कोई विवाद कैसा होना चाहिए? वो पीसफुल रिजॉल्व होना चाहिए, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। यानी हथियारों से, डिप्लोमेसी, विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कैसे होगा? लोकतांत्रिक तरीके से। अब देखो चुनाव में क्या होता है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ही तो है। दो दल आते हैं, विचारधारा आती है, फिर विवाद होता है। और हिंसक समाधान कैसा होता है? कोई हमारे खिलाफ बोले उसको मार के बैठा दो, कोई हमारे खिलाफ बोले उसको गोली मार दो। विवादों का हिंसक समाधान है। तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में समस्याएं नहीं रहेंगी। दोस्तों ये कल्पना करना कि हम दुनिया को विवादों से मुक्त कर देंगे, हम दुनिया में डिस्प्यूट ही खत्म कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देंगे, ये हमारी रोमांटिक कल्पना है, ये साकार नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल बात क्या है? आप विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हो, पीसफुल रेजोल्यूशन कर सकते हो। न कि आप कहोगे कि हम विवादों को ही खत्म कर देंगे। और सवाल है कैसे पीसफुल रेजोल्यूशन करोगे? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रिंसिपल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसलिए बच्चों दो तरीके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दुनिया को चलाने के दो तरीके हैं, तो जस्टिस, दूसरा पावर। अब पावर से समस्या क्या है? आज कोई और पावरफुल है, कल कोई और पावरफुल है, और दुनिया में हर राज्य जैसे पावरफुल नहीं रहेंगे। अगर दुनिया पावर चलेगी तो हमेशा अस्थिरता रहेगी, समस्या रहेगी। अगर दुनिया न्याय से चलेगी तो सभी को अपना हिस्सा मिलेगा, सभी के साथ शांति रहेगी। इसलिए बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मूल प्रिंसिपल क्या है? पहला, सभी राज्यों की संप्रभुता समान है। द सॉवरेनिटी ऑफ एवरी स्टेट इज इक्वल। सॉवरेनिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट इज इक्वल। सभी राज्यों की संप्रभुता समान है, सभी राज्यों की सॉवरेनिटी इक्वल है, संप्रभुता समान है। इसका मतलब है, हम बात ध्यान रखने की है, सभी राज्य शक्ति में समान नहीं है। अमेरिका महाबली है, रवांडा बुरुंडी कमजोर है। लेकिन संप्रभुता का मतलब है कि ये नहीं है कि एक राज्य बहुत बड़ा होगा। ये कीवर्ड है बच्चों,
यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इसी कहते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो नियम बनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या एक इंस्टीट्यूशन है। और बार बार देखोगे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जब दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है तो झगड़े हल करने के तमाम तरीके, इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है। वैसे दुनिया के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्नाइजिंग इक्वल सॉवरेनिटी ऑफ एवरी स्टेट। तो क्या छोटा क्या बड़ा, जैसे हमारे होता है ना विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे हमारे विधि के समक्ष समानता होता है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, सभी राज्यों की संप्रभुता समान है। इसका दूसरा लॉजिकल मतलब होता है कि सभी राज्यों की संप्रभुता समान है, कोई भी राज्य दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अहस्तक्षेप, शब्दों को ध्यान सुनो बच्चों, नॉन इंटरवेंशन, शब्दों को ध्यान सुनिए, नॉन, ये इंटरनेशनल रिलेशन की है, हस्तक्षेप खिलाफ है। नॉन इंटरवेंशन का मतलब है, देखो हस्तक्षेप क्या क्या जिसे इसलिए आप देखोगे, आपको याद है गुजराल डॉक्ट्रिन मैंने बताया था, गुजराल डॉक्ट्रिन में भी कहा गया है कि कोई भी राज्य दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप का मतलब है, आप एक बार कहते हैं हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करो। हस्तक्षेप का मतलब है कि मान लो अब पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बोले तो हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। एक राज्य की संप्रभुता का सम्मान करना और हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ये बात अपने आप में एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि हर राज्य अगर संप्रभु, हर राज्य संप्रभु का मतलब होता है कोई भी राज्य के आंतरिक मामले में, अब संप्रभु का मतलब कोई राज्य तेल किससे खरीदेगा, सेना किससे लेगा, और क्या अर्थव्यवस्था अपनाएगा, क्या शासन प्रणाली अपनाएगा, ये राज्य की संप्रभुता है, भाई आंतरिक मामला है। उसे दूसरा कोई राज्य नहीं बताएगा कैसा शासन अपनाओ, ऐसा सेना रखो, ऐसी शिक्षा नीति अपनाओ, वो उस राज्य की दायित्व है। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है कि मान लो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो क्या इसका मतलब है कोई राज्य तानाशाह होकर अपने ही जनता का नरसंहार करने लगे, क्या तभी हस्तक्षेप नहीं करोगे? तब थोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने संकट आता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हस्तक्षेप किया है। अन्यथा जो बात ध्यान सुनने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, राज्यों के बीच विवाद को हल करता है। तो मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान सुनने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के बीच विवाद हल करता है, न कि राज्य के अंदर हस्तक्षेप करेगा। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा, रसिया यूक्रेन के बीच विवाद हल करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये काम नहीं कि रूस में तानाशाही सरकार है, कि रूस में कैसी सरकार है, चीन में कैसी सरकार है, भाई वो लोगों का काम है। इसलिए कहा जाता है संप्रभुता और हस्तक्षेप इंटरनेशनल रिलेशन के दो प्रिंसिपल हैं, और जब इसको मानोगे तो दुनिया नियम आधारित रहेगी, कोई किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दुनिया शांति से चलेगी। इसलिए बच्चों ये कहना कि अब अमेरिका ये कहे कि भारत में ऐसा हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप में महाशक्तियां तो कहती है किसी की जमीन ले लेना ये भी हस्तक्षेप है, किसी पर हमला कर देना यह भी हस्तक्षेप है, किसी का आंतरिक मामले में टिप्पणी करना यह भी इंटरवेंशन है। तो सब इस किस्म के इंटरवेंशन मना है। और ये भी बात ध्यान सुनने की बच्चों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ही हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य को हस्तक्षेप कर मत हो ही नहीं सकती। इसलिए आप देखते हो हमने पुलिस क्यों बना रखी है, भाई दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो पुलिस एक संस्था है जो आके झगड़ा हल कर देगी। वैसे एक तरीके से समझ लो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो ये कोशिश करती है कि सभी की संप्रभुता समान हो, राज्यों के बीच हस्तक्षेप न हो, और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करे, दुनिया के बीच समन्वय सामंजस्य का प्रयास करे। और अगर मान लो कोई राज्य हस्तक्षेप करता है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रिंसिपल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता है, मल्टीलेटरलिज्म। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, बहुपक्षवाद, यानी पूरी दुनिया, सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में संस्था बनी, और अभी भी इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और सितंबर में हर साल इसका वार्षिक सम्मेलन होता है और पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं, यही तो बहुपक्षवाद है बच्चों। बहुपक्षवाद का मतलब होता है कि दुनिया में एक देश की बात ना हो, दो की बात ना हो, तीन की बात ना हो, एक साथ हम इकट्ठे सामूहिक बैठ जाएं। बहुपक्षवाद का मतलब है जितने दुनिया के राष्ट्र राज्य हैं सब सामूहिक रूप में बैठ लें, एक मंच पे बैठ लें, उसके बाद फिर ये डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, उसके बाद फिर हम करें डिसाइड क्या करना है, ये बहुपक्षवाद है। यानी और एक पक्षवाद क्या है, अमेरिका जो कहेगा वही होगा, एक पक्षवाद है। द्विपक्षवाद क्या है कि चीन और रसिया ने कोई समझौता कर लिया वैसा दुनिया में होगा, द्विपक्षवाद है। बहुपक्षवाद का मतलब है अगर गांव में शांति स्थापित करना है बच्चों तो एक के कहने पे होगा नहीं, दो कितने भी शक्तिशाली हो नहीं बना पाएंगे, इसे क्या करें पूरे गांव के लोगों को बुला लिया जाए, ये बहुपक्षवाद है। ये दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर जो भी समूह बनेगा बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरलिज्म। और आप याद रखो बहुपक्षवाद अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि अब एक को मनाओगे दूसरा गड़बड़ा जाएगा। बच्चों शांति के लिए देखो, वार करने के लिए अकेला राज्य पर्याप्त है, किसी पर हमला करने के लिए बहुत लोग नहीं चाहिए, लफड़ा पैदा करने के लिए तो एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। और हम लोग विश्वविद्यालय पढ़ते थे तो कैसा पूरा ग्रुप था जो शाम को मिलता था और ये कहता था कि भाई आज पंगा कहीं हुआ कि नहीं, आज लड़ाई कहीं हुई कि नहीं, लोग कहते तो नहीं हुआ, ढूंढ के लाओ।
झगड़ा ढूंढ के लाओ, क्योंकि झगड़ा करके ही चलना है। ये पक्षपात है। लेकिन आप जानते हो कोई भी ताली बजाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। इसे बच्चों, दुनिया में लड़ाई करने के लिए रसिया ही पर्याप्त है, चाइना ही पर्याप्त है, लेकिन शांति के लिए सभी के हाथ बटाने की आवश्यकता होगी। सब साथ आए तभी बात बनेगी, सब साथ आए तभी बात बनेगी, नहीं तो बच्चों फिर ऐसे लड़ते नहीं। बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है? बहुपक्षवाद। 193 इसके मेंबर्स हैं और बाकायदा इसमें फिर आपस में कोऑपरेशन चलता रहेगा। और ये बहुपक्षवाद ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? दुनिया को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां सब लोग साथ मिल सके। पूरे गांव मेले लगते थे, मेले में सब लोग इकट्ठे मिलते थे, पूरे गांव के लोग मिलते थे, हाल चाल लेते थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का एक मेला है जहाँ पे सब लोग, जैसे जैसे कॉलेज वगैरह में फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो एक तरीके का मेला है जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं। और सब लोग इकट्ठे होंगे, दुनिया में संवाद होगा, लड़ाइयाँ बचेगी। इसलिए बच्चों क्यों जरूरी है? मिलना जुलना बहुत जरूरी है, संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि झगड़े का मूल कारण क्या है? अविश्वास, संवाद का अभाव। इसे दो दो दोस्तों के बीच में कभी व्हाट्सएप के कॉल बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लास के समय नहीं। और हमने तो कितनी बार कह दिया कि क्लास के समय व्हाट्सएप में चलाया करो, व्हाट्सएप में चलाया करो, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं मेरे बच्चे? ये सारे हमारे बच्चे रसिया जैसे हैं, चाइना जैसे हैं। तो जैसे रसिया और चाइना को पूरी दुनिया नहीं समझा पा रही है, वैसे मेरे बच्चों को नहीं समझा पा रहा। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र इसलिए बना हुआ है कि कैसा मंच बनाया जाए जहां बहुपक्षवाद हो, जहां दुनिया के सभी राज्य साथ बैठे। और क्यों? क्योंकि अगर एक देश पे हमला होगा तो समूचे विश्व पर हमला माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रिंसिपल क्या है? एक देश पर आक्रमण समूचे विश्व शांति पर आक्रमण है, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र का प्रिंसिपल क्या है? अगर रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, तो यूक्रेन पे हमला नहीं है, प्रभुता पर हमला है, शांति पर हमला है, संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है, न्याय पर हमला है। तो एक ही बात से तमाम बात निकल जाती है। यही तो विषय के समझने का मतलब है। एक ही शब्द से तमाम मुद्दे निकल जाते हैं। इसलिए मामला केवल वार का नहीं है बच्चों। अब सवाल यह है कि पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर रूस के खिलाफ जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रिंसिपल तो ये कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी दबंग व्यक्ति ने गांव किसी कमजोर आदमी को मार दिया, पूरे गांव इकट्ठा हो जाना चाहिए उस दबंग व्यक्ति के खिलाफ। क्योंकि अगर सारा गांव इकट्ठा नहीं होगा तो कल एक पीटेगा, दूसरा कल दूसरा पीटेगा, कल तीसरा पीटेगा। लेकिन दोस्तों यही समस्या है कि आप देखोगे शेर जब जंगल में भैंसों को मार देता है तो सोचो भैंसे कितने झुंड में होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, इकट्ठा नहीं हो पाते। शेर अकेले भैंसे को मार देता है, जबकि भैंसे की वजन, ताकत शेर की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब बच्चों अकेले अकेले रहोगे, शेर अकेले भैंसे को मार देता है, जबकि भैंसे की वजन, ताकत शेर की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब बच्चों अकेले अकेले रहोगे, सब मारे जाओगे। इसलिए सामूहिक रूप में आ जाइए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आज रसिया यूक्रेन के रूप में आ जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आज रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, ऐसे ही बच्चों दुनिया में जब हिटलर मुसोलिनी ने एक एक देश पे हमला करना शुरू किया तो दुनिया में यूरोप तब चौंका जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया। उसके पहले यूरोप को क्या लगता था, अरे कोई बात नहीं है, हिटलर हिटलर हमारे ऊपर हमला थोड़ी कर रहा है। इसलिए बच्चों, अगर हॉस्टल में कोई एक बच्चा पिट रहा है और आप खिड़की से देख के झांक के फिर अपनी खिड़की बंद कर दे रहे हो और क्या सोच रहे हो, अरे कोई बात नहीं, तो हमसे क्या फर्क है? अगले दिन आपका भी नंबर आएगा मेरे बच्चों, अगले दिन आपका नंबर बिल्कुल आएगा। इसलिए कहा भी जाता है कि दुनिया में कैसा होना चाहिए? एक पर हमला, सभी पर हमला, एक देश पर हमला। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल प्रिंसिपल का है, वन फॉर ऑल फॉर वन। यानी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर कोई एक हमला कर दे, सारे देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और पूरे देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी सेना देनी चाहिए कि भाई उस देश की रक्षा की जाए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का बेसिक प्रिंसिपल है। यानी अब आपको देखता होगा, आप कहोगे सर ये बताओ, अगर आप यही सब बता रहे हो तो आखिर में यूक्रेन बच क्यों नहीं पाया? क्योंकि दोस्तों हकीकत की बात यह है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जितना प्रिंसिपल है वो इस ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हो नहीं रहा। ये फर्क है। और नैतिकता में यही तो होता है, ऐसा होना चाहिए। तो यही समस्या आ जाती है। हम तो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, अब नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए? फिर भी देखो, इसलिए किसी पुलिस स्टेशन में जाके देखो क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। लेकिन उसी थाने में सत्य कुट रहा है, पिट रहा है और लिखा है सत्यमेव जयते। अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स। इसलिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या किसकी कहानी बताता है? ये नैतिकता कहानी बताता है। लेकिन अब थोड़ा इसकी संस्थाओं की बात कर लें, दुनिया में शांति की स्थापना कैसे करेगा, इसकी इकाइयाँ क्या है, इसके अंग क्या है, एजेंसी क्या है, तभी तो बात बनेगी बच्चों। क्योंकि अभी तो बात बड़ी अमूर्त लग रही है, आपको लगता है ये तो इथिक्स वाली क्लास चल गई। दुनिया में शांति होनी चाहिए, नैतिकता। और आप कहोगे सर अभी तो आप राष्ट्रीय हित पावर की बात कर रहे थे, अभी शांति नैतिकता की बात करने लगे। क्योंकि बच्चों, अगर दुनिया में शांति रहेगी तभी सभी के हित पूरे होंगे। याद रखना, अगर फिलिस्तीन चलेगा दुनिया भी प्रभावित होगी, यूक्रेन चलेगा
यानी मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, और पूरी दुनिया क्या है दोस्तों, बड़ा सा मोहल्ला ही तो है। अगर मोहल्ले में कहीं आग लग जाए और ये सोच रहे हैं कि आँच आप तक नहीं आएगी, तो नहीं, वो फायर ब्रेकआउट तो होगा, आप तक भी आँच आएगी। इसलिए पूरा प्रयास किया गया कि सामूहिक रूप में लोग मिलें, शांति को बचाएं, डेमोक्रेसी को। इसलिए बच्चों देखो विश्लेषण क्या है कि यूनाइटेड नेशन क्या है, डेमोक्रेसी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास 1648 के वेस्टफेलियर ट्रीटी से माना जाता है। अगर 1648 की वेस्टफेलियर ट्रीटी से आज तक मान लें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास बच्चों पुराना हो गया 300 साल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का इतिहास महज 75 साल पुराना है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, कम से कम ऐसा हमने सोचा तो। इसलिए आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र में खामी दोस्तों है ही है, लेकिन एक ऐसी संस्था बनी तो जहां दुनिया के हर राज्य बैठेंगे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच बना बच्चों जहां हर महाद्वीप का देश, हर विचारधारा का देश, हर शासन प्रणाली का देश, गरीब अमीर सब एक साथ बैठते हैं, पूरी पूरी दुनिया एक साथ बैठती है। ये आइडिया तो इनोवेटिव है। और आप याद रखोगे जब भी कहीं बैठेंगे कॉफ़ी शॉप पे, कॉफ़ी टेबल पे, तो बातचीत होगी, संवाद होगा, संवाद से रास्ते हल हो जाएंगे। इसलिए किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसका नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी गलती से ही मैसेज आ जाए, सिलसिला शुरू हो जाए, नंबर ही ब्लॉक कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया, फिर तो रास्ते ही खत्म हो गए। यही तो डिप्लोमेसी है बस। तो कम्युनिकेशन चैनल ओपन होने चाहिए। तो अब आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र संघ ये संगठन के रूप में कैसे काम करता है, तो प्रिंसिपल है इसका। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को हम देखें कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ एक बैनियन ट्री की तरह है, बरगद का वृक्ष। अपने को बरगद के वृक्ष में तमाम शाखाएं, एक बरगद का वृक्ष लगा दो तो पूरे गांव में फैल जाता है। एक बरगद का वृक्ष लगा दोगे तो फिर पूरे गांव में फैल जाएगा। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है। यानी आप अपने जीवन कोई पार्ट याद करो, संयुक्त राष्ट्र संघ आपके जीवन में ना हो, आप कहोगे सर हमारे जीवन में संयुक्त राष्ट्र संघ कैसा है बच्चों। आपने देखा होगा पूरे कोरोना के समय WHO बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में है क्या, पहला है इसके अंग है, ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स क्या है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, फिर दूसरा ऑर्गन क्या है, महासभा, जनरल असेंबली, फिर तीसरा ऑर्गन क्या है, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, सामाजिक आर्थिक परिषद, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, संरक्षकता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और फिर इसके बाद है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम अंग है। इसके इसलिए देखो अब ये अंग कैसे काम करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको फिर बता दें, एक अंग है, दूसरा एजेंसी है। एजेंसी है, इसलिए हमने कहा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ बरगद के वृक्ष की तरह है। अभी थोड़ा इन अंगों के बारे में आपको बता देंगे कि कैसे ये दुनिया में शांति की स्थापना में। पर्पस तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्पज है दुनिया में शांति की स्थापना करना। चाहे एजेंसी हो चाहे अंग हो, सब उसी तरीके से काम करते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ केवल प्रिंसिपल नहीं बताता, सिद्धांत नहीं बताता, संगठन भी है। क्योंकि दोस्तों ये बात जरूरी है, मान लो कोई प्रिंसिपल हम बनाना चाहते हैं, निरंकारियों का अपना प्रिंसिपल है, लेकिन उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो होना चाहिए जो प्रिंसिपल को फैलाए। जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तब तक प्रिंसिपल कैसे फैलेगा। इसलिए बच्चों एजेंसी क्या है, जैसे कि तमाम एजेंसियां हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण आपको बता दें, उतना ही नहीं, बड़ी सारी एजेंसियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ,
वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मतलब कुछ एग्जाम्पल जैसे कि फूड एंड एग्री, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तमाम संगठन है जैसे कि एओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो तमाम एजेंसियां हैं और ये एजेंसियां दुनिया के हर पार्ट में काम करती हैं, दुनिया के हर भाग में काम करती है बच्चों। और खासतौर पर मान लो कोरोना आया था, कोविड-19 में डब्ल्यूएचओ की बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक बात याद दिला दें, चाहे डब्ल्यूएचओ चाहे कोई एजेंसी हो, आप याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ ये मानता है कि राज्य संप्रभु है। इसलिए आप याद रखना, राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ को पैसा कौन देता है? सदस्य राज्य। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत या अमेरिका जैसे राज्य समझने की गलती मत करना बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई दुनिया की सरकार नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सरकार पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पैसा कहाँ से आएगा? इतना एजेंसी है, कार्यक्रम है, कोर्स है, इतने अधिकारी हैं, तो पैसा चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जो पैसा है वो सारे 193 मेंबर स्टेट देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई जमीन थोड़ी है, वो न्यूयॉर्क के भूभाग में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। इसलिए बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वह कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं जो मुझे वही कर लेगी। इसलिए अगर सवाल आ जाएगा डब्ल्यूएचओ कह रहा था कि भैया कोरोना कहाँ से निकला, हम जांच करेंगे। चीन ने कहा बेकार की बात मत करो, बैठो। इसलिए बच्चों मामला ये है कि डब्ल्यूएचओ ना तो दवाई बनाता है, ना दवाई कीमत तय करता है। अरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी बनाता है डब्ल्यूएचओ, हॉस्पिटल थोड़ी चलाता है। ये सब काम तो राज्यों के है। डब्ल्यूएचओ करता क्या है? विभिन्न राज्यों के बीच कॉपरेशन करता है, सहयोग करेगा। और मान कोई बीमारी, पोलियो जैसी बीमारी हटाई जानी है तो उसके लिए राज्यों को सहायता देगा। इन्हें डब्ल्यूटीओ क्या करता है? एक विशेषज्ञ संगठन है जो विभिन्न राज्यों को कुछ हेल्प दे देगा, पैसे के रूप में, चिकित्सा की सुविधा दे देगा, एक्सपर्टीज दे देगा, और दुनिया के तमाम बीमारियों को रोकने के लिए राज्यों के बीच कैसे सहयोग किया जाए ये काम करेगा। क्योंकि आप याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ अपवाद के अलावा, जहां मानव नरसंहार हो जाए। मान लो कि म्यांमार कोई सैनिक शासन है, वो अपनी जनता को ही पीटने लगे, तो वहां तो संयुक्त राष्ट्र संघ का इंटरवेंशन होगा। इसलिए बच्चों, चाहे डब्ल्यूएचओ चाहे कोई संगठन हो, उसकी खामी वही तो होगी। अब लोग ब्लेम करते हैं डब्ल्यूएचओ ने कुछ काम नहीं किया, कोरोना कैसे फैलता रहा। अरे भाई, चाइना जब परमिशन देगा ही नहीं, जब चाइना परमिशन देगा तब तो वहां जाके डब्ल्यूएचओ जांच करेगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। इसलिए बच्चों, पावर पॉलिटिक्स तो हर जगह हावी होती है। भाई राज्यों का तो अपने आप दबदबा पूरी दुनिया पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी पूरी दुनिया में श्रम का एक मानक होना चाहिए। अब कौन, भारत आईएलओ के कहने से थोड़े श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा देगा? हमारी इकोनॉमी कमजोर है, अगर हम ये मजदूरी बहुत बढ़ा दें तो हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन होगा सब महंगा हो जाएगा। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो पता चला जो सामान बिक रहा है दुनिया में वही नहीं बिकेगा। इसीलिए सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को यानी, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मतलब है यूनेस्को में लिखा गया है, यूनेस्को का मूल काम है वैज्ञानिक शिक्षा देना। दोस्तों, आज भी आप देखो दुनिया में सारे झगड़े कैसे चल रहे हैं, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर झगड़े हैं पूरी दुनिया में, और यही अवैज्ञानिक सोच है। यानी वैज्ञानिक सोच क्या है? तर्क का प्रयोग किया जाए, विवेक का प्रयोग किया जाए, और व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे युद्ध खत्म हो जाए। क्योंकि बच्चों, युद्ध बंदूक से नहीं होता, युद्ध का मूल कारण विचार है। यानी हम लड़ना चाहते हैं इसलिए बंदूक लेते हैं, न कि बंदूक इसलिए लड़ना चाहते हैं बच्चों। यानी वार कम्स आउट फ्रॉम द माइंड ऑफ मैन। अरे लड़ने की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर आती है, पहले इस विचार को बदला जाए बच्चों। आजकल आप देखोगे बच्चों में बहुत तूफान है, बच्चों में शांति है, बड़ी आक्रामकता दुनिया में बढ़ रही है। ये चिंता का विषय, युवा पीढ़ी में बहुत एग्रेशन बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। इसका मतलब बच्चों, शिक्षा गलत है, शिक्षा वैज्ञानिक नहीं है। तो यूनेस्को यही कहता है कि पूरी दुनिया में शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है जहां मस्कुलर नेशनलिज्म बढ़ रहा है, जहां बस केवल शक्ति की बात की जा रही है, नैतिकता की बात की नहीं जा रही है। यूनेस्को बना हुआ है, और कहीं खाद्य संकट आ जाए तो FAO काम करेगा, यानी किसी गेहूं चावल की आवश्यकता पड़ जाए। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये दुनिया की तमाम एजेंसियां हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है। और खासतौर पर भाई विकासशील देशों के लिए इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संगठनों से विकासशील देशों को बहुत सहायता मिलती है, वो पैसा मिलता है, विशेषज्ञता मिलती है। तमाम वैज्ञानिक भारत आते रहते हैं, दुनिया के विकासशील देश समझाते हैं कि बीमारियां कहाँ हैं, अफ्रीका में, एशिया में। बच्चों, यूरोप में कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, मौसम बदला, सर्दी जुकाम शुरू, ऐसा यूरोप अमेरिका में नहीं है। हमारे तो मौसमी बीमारियां हैं, मौसम बदला, सर्दी जुकाम सब शुरू। इसलिए यूरोप कोविड से डर गया, क्योंकि कोविड के पहले उन्होंने, अब यूरोप में किसी को ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब नहीं होता। अफ्रीका में देखो कोई बीमारी चलती रहती है। इससे यूरोप कोविड से बहुत डर गया, क्योंकि यूरोप ने एक ऐसी बीमारी देखी जो उनके यहाँ से पूरी खत्म हो गई थी, कॉलरा,
प्लेग, ये सब यूरोप में नहीं है। मलेरिया, पोलियो, ये सब यूरोप में है ही नहीं। यानी जितनी भी संचारी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, टीबी, ये सब नहीं है। तो ये देखा जाए तो बड़े, इसका मतलब है ये एजेंसी है। उसके बाद क्या है बच्चों, यानी पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम अंग हैं, दूसरा तमाम एजेंसी हैं, तो हर जगह काम करती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कर्मचारी, आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ कर्मचारियों में कौन है, तो जो 193 देशों के मेंबर हैं, जैसे हमारे जो सिविल सेवक हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काम करने जाते हैं। भारत से तमाम ऐसे सिविल सेवक हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने जाते हैं। इधर आप देखोगे। और उसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ तमाम कार्यक्रम है, प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र संघ तमाम प्रोग्राम चलाता है, कार्यक्रम चलाता है। कार्यक्रम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये सारे उसके कार्यक्रम हैं और कई कोर्स हैं। अब इन सब का काम है गरीबी हटाना, संयुक्त राष्ट्र संघ, और 72 बना पर्यावरणीय कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, सतत विकास को आगे बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब उनके काम है। उसके बाद यूएनडीपी, गरीबी हटाना, बीमारी हटाना। इसलिए आप देखोगे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक आर्थिक रूप में विकासशील देशों में ज़्यादा काम करता है। अरे मेरे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़्यादा आवश्यकता किसको है, एशिया को, अफ्रीका को, जो दुनिया में तमाम हाशिए पर है, बीमारी से ग्रस्त है। आप कहोगे सर ये बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ को पैसा कौन ज़्यादा देता है, तो बच्चों पैसा ज़्यादा देता है यूरोप और अमेरिका। इसकी ज़्यादा भूमिका है एशिया अफ्रीका में। लेकिन बच्चों आप याद रखो, अगर बीमारी जो फैलेगी तो पूरी दुनिया में जाएगी। इससे गरीबी, बीमारी खत्म होना, ये पूरी दुनिया की आवश्यकता है। ये पूरी दुनिया की आवश्यकता है, न कि केवल एशिया और अफ्रीका की आवश्यकता। इसलिए हमें साथ साथ रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमें बहुत साथ साथ रहने की आवश्यकता पड़ती है कि हम साथ साथ रहें, किस तरीके से कोऑपरेशन करें। और फिर तमाम कोर्स है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम के अलावा, क्या है, फंड है, कोर्स। कोर्स हो गया पहला, फंड। फिर क्या है, प्रोग्राम, कार्यक्रम। यानी पहला क्या है, ऑर्गन, दूसरा क्या है, एजेंसी, तीसरा क्या है, कार्यक्रम, और चौथा क्या है, फंड या कोर्स। चौथा है फंड या कोर्स। अब फंड या कोर्स का मतलब होता है भाई आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के तमाम देशों को सहायताएं देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्वायत्त संगठन है। फिर उसके बाद विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, विश्व बैंक। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD, विश्व बैंक। उसके अलावा बच्चों फिर यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ आपदा बाल विकास कोष। इसलिए बच्चों ने कहीं पे अब देखो प्रैक्टिकल बात बता दे, अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष हो रहा है तो आपने सुना होगा वहाँ कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ कर्मचारी भी मारे गए। इसका मतलब है इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष में अब दुनिया में कोई देश हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। अब देखो इसराइल पावरफुल देश है। अब मान लो कि अगर हमास ने कहीं हमला कर दिया उसमें, तो ये थोड़ी है कि इसराइल आम लोगों को मार देगा। दोस्तों, आम नागरिकों का मारा जाना ये वार क्राइम है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रिंसिपल है, ये युद्ध अपराध है। देखो युद्ध में दोस्तों सेना के बीच वार होना चाहिए, नागरिक का क्या मतलब है उससे। फिर मान लो हमास, कुछ लोगों ने अगर इसराइल पे हमला कर दिया तो हमास को भाई मारो, लेकिन जब बम चलेगा, रॉकेट चलेगा, फिर तो उस पर आम लोग तबाह होते हैं। इसलिए बच्चों देखा होगा आपने, ये इंटरनेशनल अपराध है, ये एक तरीके से वार क्राइम, युद्ध अपराध है, जिनोसाइड है। यानी जाति धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ चलना जिनोसाइड है। तो कम से कम ये आशा तो है बच्चों, मान लो दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, अब तीसरा, अब सारे राज्य, जरा कमाल की बात है, अगर इसराइल इस तरीके से आक्रमण कर रहा है फिलिस्तीन पर, तो कमाल का मुद्दा ये है, और रसिया अगर यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कमाल का मुद्दा है, पूरी दुनिया चुपचाप बैठ के देख रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ, आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ कर क्या रहा है, केवल टीम भेज रहा है। और हकीकत की बात यह है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुतरेस गए थे रसिया देखने की, आखिर में यूक्रेन गए थे, आखिर में क्या वार से क्या प्रॉब्लम आई,
जैसे यूक्रेन गए थे तब तक रसिया ने एक मिसाइल मारी, आके गुतरेस के पैर के पास लगे, गुतरेस उल्टे पैर भागे, उन्होंने कहा भैया शांति बाद में होगी, पहले अपनी जान है तो जहान है, भागे पहले। अब बताओ बच्चों, अब अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब जो सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर ऐसा ही चलता रहा दुनिया में तो भाई हर आदमी, फिर हम भाई मोहल्ले में कोई आदमी पिट रहा है यार, पूरी पूरी समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब हम क्या सोच रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं है, बच्चों इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ है। लेकिन आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ कर क्या पाया? कुछ पढ़ने से पहले ये भी आपको बता दें बच्चों, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ कर क्या पाया और क्यों नहीं कर पाया, इसकी भी कहानी आपको मैं बता दूंगा अभी। लेकिन ये उसके तमाम संगठन है। अब जरा उधर देख ले कि वो मूल क्या है, सुरक्षा परिषद महासभा। तो अब इस बात को प्रैक्टिकल ये अब देखो, कहने को ही करंट अफेयर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ रूस में क्या कर पाया, यानी यूक्रेन के मामले में क्या कर पाया, फिलिस्तीन के मामले में क्या कर पाया। अब यही कहने करंट अफेयर का सवाल, लेकिन है सैद्धांतिक उसका उत्तर। इससे बच्चों को बेसिक बात आपको याद होगी, तो आपने देखते होगे बार बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नाम आता है, आईसीसी का नाम आता है, तो आपको आईसीसी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इसमें उसका उत्तर मिल जाएगा। बच्चे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात पहले ही पूछी थी। इसीलिए जो चीज़ें आप करंट अफेयर में दिखती हैं वो सब हमें सैद्धांतिक रूप में पढ़ना पड़ता है। इसे ऊपर मैंने पहले क्लास में कहा था, आईआर में वैसा या पूरी पॉलिटी आईआर में बहुत सैद्धांतिक बातें होती है, बहुत करंट अफेयर घटना नहीं होती है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ 45 से, उसके अंग 45 से, एजेंसी पहले से है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पहले से निर्धारित है। तो भाई आज वार इसके बीच आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में है। और सहियों की बात देखो दोस्तों, 21वीं शताब्दी में कितने खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं, इसराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, और इधर चाइना ताइवान की तरफ कंडीशन है। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। इसमें लिखता है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए पहले अब हम चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब हम चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की तरफ, व्हाट ऑर्गन्स। तो पहला ऑर्गन है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन है बच्चों? सिक्योरिटी काउंसिल। ये पहला महत्वपूर्ण ऑर्गन, सुरक्षा परिषद। देखो सुरक्षा परिषद, अगर दुनिया में शांति स्थापना का सबसे बड़ा दायित्व क्या है, सुरक्षा परिषद। आप सुरक्षा परिषद को ऐसे देख लो जैसे सरकार में कैबिनेट की भूमिका होती है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की भूमिका है। सुरक्षा परिषद को मूल दिया गया है, शांति स्थापना का दायित्व किसको दिया गया है? सुरक्षा परिषद को। अब जरा देखिए सुरक्षा परिषद का मूल कार्य क्या है? विश्व में शांति स्थापना करना, इंश्योरिंग पीस इन दिस वर्ल्ड, शांति स्थापित करना। सुरक्षा परिषद का मूल काम क्या है? राज्यों की संप्रभुता की रक्षा करना, राज्यों की संप्रभुता की रक्षा करना और आक्रामक राज्य को दंडित करना, प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। और पेनलाइजिंग द एग्रेसर, आक्रामक राज्य को दंडित करना। आक्रामक का मतलब जो हमला कर रहा है, आक्रामक राज्य को दंडित करना, यानी पनिशिंग, पेनलाइजिंग द एग्रेसिव स्टेट और वॉर मेकिंग स्टेट। आक्रामक राज्य को दंडित करना, ये पर्पस है। तो सवाल है सुरक्षा परिषद में एक मेंबर कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट। तो आप लिखोगे नहीं 5 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट, तो ये 15 सदस्य है। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये 15 सदस्य जो सुरक्षा परिषद मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये महासभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और संयोग की बात है, ये जो 15 सदस्य हैं, ये 10 + 5, इन 5 में कौन है? 5 में जो परमानेंट मेंबर है वो है यूएस, वो है रसिया, वो है चाइना, यूएसए, रसिया, चाइना, यूके और फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर है। उस वक्त 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं? ये प्रत्येक 2 साल के लिए चयनित होते हैं। और परमानेंट मतलब ये है जिसका चुनाव ना हो, इसकी चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है।
तो परमानेंट का मेंबर के जिसका मतलब जिसके चुनाव करने की आवश्यकता ना हो वो परमानेंट है। इसका मतलब 45 के चार्टर में इनका उल्लेख था और अभी बने हुए हैं। नॉन परमानेंट का मतलब होता है कि जो 10 होंगे, जो 2 साल के निर्वाचित होंगे, जो 2 साल के निर्वाचित हो जाएंगे वो नॉन परमानेंट मेंबर है। अब आप कहोगे 2 साल के लिए निर्वाचित होंगे, इसका मतलब क्या है कि क्या दोबारा फिर हो जाएंगे? नहीं, एक बार 2 साल के लिए निर्वाचित हो जाएंगे, दोबारा नहीं हो सकते। और ये 10 कहाँ से आएंगे? 5 महाद्वीप, 5 क्षेत्र से बनाया गया एशिया पैसिफिक। एक क्षेत्र से, एशिया पैसिफिक से 2 आएंगे, अफ्रीका से 2 आएंगे। तो ऐसे से रीजन बना दिया गया है और ये 10 सदस्य निर्वाचित होंगे और जो भी नॉन परमानेंट होगा वो 2 साल के बाद दोबारा नहीं आ सकता। 2 साल के बाद भाई इंडिया तो 8 बार बना हुआ है, लेकिन एक बार छोड़ के अगली बार आप आ सकते हो, अगली बार आ सकते हो। अब जरा सोच के देखो, ये दुनिया के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो सबसे पावरफुल है। जो दुनिया के 5 स्थायी सदस्य हैं वो सबसे पावरफुल है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 मेंबर हैं, अगर ये सबसे पावरफुल है क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुरक्षा परिषद बनी थी और ये कह दिया गया भाई देखो तुम्हें 5 को दे दिया गया जिम्मेदारी और तुम 5 शांति बनाओ और इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो मान लो कि अगर मान लो कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो सुरक्षा परिषद तय करेगा कि रसिया के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की जाए कि नहीं की जाए। क्योंकि सुरक्षा परिषद क्या करता है, इसके फंक्शन क्या है? आक्रामक राज्य को दंडित करेगा। तो सुरक्षा परिषद रूस के खिलाफ क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? यानी सुरक्षा परिषद अगर ऑप्शन दिया जाए, रसिया के खिलाफ क्या कर सकता है? तो पहला, या इजराइल के खिलाफ क्या कर सकता है? व्यापारिक प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा क्या कर सकता है? आर्थिक प्रतिबंध। और दूसरा सैन्य आक्रमण। तो पहला क्या हो सकता है? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। दूसरा मिलिट्री एक्शन। लेकिन इसके सवाल यह है, सुरक्षा परिषद के 15 में से, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और उन 9 में किसी स्थायी का वीटो नहीं होना चाहिए। सपोर्ट ऑफ 9 इज एसेंशियल। तो 15 में आपको 9 का समर्थन होना चाहिए और 9 में कम से कम ये इंश्योर करना है कि आप कहोगे 9 में 5 या 10, 9 में स्थायी हो अस्थायी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्थायी है उसमें 5 में से कोई एक नो न कहे। जो 5 परमानेंट मेंबर जो स्थायी है इसमें से कोई एक नो नहीं कहना चाहिए, सब क्या कहने चाहिए? यस। इसलिए इसलिए बात कही जाती है कि सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय कब से लिया जाएगा? 9 सदस्यों के समर्थन से। 9 सदस्यों के समर्थन से निर्णय लिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप में 9 में उसमें से कोई भी 5 अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, भले वो 5 शामिल ना हो, उससे चल जाएगा। आपको अपसेंट भी चल जाएगा। अगर 5 में से एक ने ना कह दिया, इसे कहते हैं वीटो, लोकप्रिय नाम है वीटो। यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये वीटो शब्द का उपयोग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मतलब संयुक्त राष्ट्र का संविधान, संयुक्त राष्ट्र का संविधान। इसलिए मेरे बच्चों आप याद रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ निर्णय लेता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी निर्णय होता है उसमें कोई भी परमानेंट मेंबर के खिलाफ निर्णय हो ही नहीं पाएगा। अब जरा सोच के देख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ के इन 9 में एक रसिया तो ही है। अब रसिया के खिलाफ जब भी कोई सुरक्षा परिषद निर्णय लेगा, रसिया वीटो कर देगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है शांति स्थापना करना। यह शांति स्थापित करने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को दिया गया है। लेकिन सुरक्षा परिषद की समस्या यह है कि उसके हर निर्णय में वो 9 परमानेंट मेंबर होने चाहिए। इसलिए सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर के खिलाफ कोई कार्यवाही संभव नहीं है। तो बच्चों यही दुनिया की शक्ति की राजनीति है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? राज्यों की संप्रभुता समान है। अभी तो आपने बताया राज्यों की संप्रभुता समान है, क्या मतलब 5 राज्य दूसरे से ज्यादा बड़े हैं क्या? ये कौन सी बात है? तो बच्चों देखो, ये लोकतांत्रिक सवाल उठता है, लेकिन हकीकत यह है दुनिया में जो शक्तिशाली होता है, शक्ति का प्रिंसिपल संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चलता है। ये रही, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शक्ति का प्रिंसिपल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चल ही रहा है बच्चों। इसलिए 5 स्थायी को बनाया गया है। अब कई कई जगह इसका मतलब महाशक्तियों के खिलाफ फेल हो जाता है ये। और इसीलिए आप देखोगे इस सुरक्षा परिषद इजराइल के खिलाफ भी काम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक तो पहला पार्ट है कि 5 के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। पहला 5 के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कार्य नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन है। और अगर इन 5 ने बाकी को समर्थन कर दिया तो उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। इसलिए आप देखो, आतंकवाद के मामले पर कई बार इंडिया प्रस्ताव लेकर गया सुरक्षा परिषद में कि पाकिस्तान के इन समूहों का आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। चीन ने पाकिस्तान के फेवर में वोट दे दिया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के फेवर में वीटो कर दिया। इसलिए बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ कुल मिला के शांति स्थापना में विफल हो गया है। अब ये समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है, ये समस्या पावर पॉलिटिक्स की है। ये समस्या पावर पॉलिटिक्स की है बच्चों, ये समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की थोड़ी है। क्योंकि अब सवाल है कि देखो, तो टीवी की समस्या नहीं बच्चों, टीवी में क्या दिख रहा है, दिखाने वाली समस्या है। टीवी तो माध्यम मात्र है।
इसलिए जो बात कही जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मतलब ऐसा व्हीकल है, मान लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हाल ये हुआ, उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया और ढोल नगाड़े के साथ ये हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया और अब तो शांति स्थापित हो जाएगी। और उसमें मामला तो ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापित करने में विफल हो गई। वो ठीक वैसे जैसे नई नई बाइक हम लाई खरीद के, और नई बाइक को क्योंकि हमारा स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों नॉन स्टार्टर हो गया। अब क्यों महासत्व ने फेल कर दिया, आज ही उसे फेल कर रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर क्या कोई, अब मान लो कि कहीं सैनिक, इसका मतलब है फिर तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो तरह हाँ, एक ही सर पे संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर सकता है जब राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़कर शांति की बात करें, और वो संभव नहीं दिखता। राज्य सारे अपने हितों को छोड़कर दुनिया में शांति की बात करने लगेंगे, संभव तो दिखता नहीं बच्चों, ये संभव नहीं दिखता। इसलिए सारी समस्या की जड़ यहाँ पे उत्पन्न होती है। सारी समस्या की जड़ यही उत्पन्न होती है कि यार संयुक्त राष्ट्र संघ कभी काम ही नहीं कर पाता। लेकिन बच्चों इसमें हैरान होने की बात नहीं है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म। ये बार बार क्या कहा जा रहा है, सुरक्षा परिषद रिफॉर्म किया जाए, सुरक्षा परिषद भारत जैसे स्थायी मेंबर में लिया जाए, इसके काम को बढ़ावा दिया जाए। नहीं तो बच्चों दुनिया में से मारामारी चलती रहेगी और सब आपस में ही लड़ मर खत्म हो जाएंगे। तो अब सवाल है सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म किया कैसे जाए, क्यों किया जाए? इसी का उत्तर है, देखो आप, इसी का उत्तर तो है कि सुरक्षा परिषद क्यों काम नहीं कर पाती, किसी के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध। जैसे एग्जाम्पल है, सुरक्षा परिषद ने व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखा है नॉर्थ कोरिया पे, लेकिन नॉर्थ कोरिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? चाइना। तो चाइना उसको समर्थन दे रहा है, सुरक्षा परिषद भी बेकार, महासत्व खिलाफ लग ही नहीं सकता। पाकिस्तान है चाइना का दोस्त। इसी दुनिया में आज भी राज्य अपने हितों के लिए ही काम करते हैं बच्चों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन गड़बड़ा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन गड़बड़ होता है। अब इसमें रिफॉर्म क्या किया जाए बच्चों, ये बात हम करेंगे दूसरा। अब रिफॉर्म क्या किया जाए ये अगली क्लास में आपको बता देंगे। यानी 1-2 क्लास अभी IR की और बाकी रहेगी, बाकी तो हमने खत्म ही लगभग कर दिया है, बस 1-2 क्लास अभी बाकी है और बच्चों अगली क्लास में आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।